Okay, hello everyone, how are you all? Good morning. How was your test? कैसा रहा आपका टेस्ट? How was your test? Okay, fine. Moving ahead. Fine. So देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. लास्ट क्लास में जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या लास्ट अपना टॉपिक था बताओ एक बार. Everybody, what was our last topic? The remaining G doubt. Remaining G doubt मतलब? अच्छा, remaining doubt वो ले लेंगे इस बार. ये जो इस वीक का लास्ट लेक्चर होगा उसमें ले लेंगे, ठीक है? देयर इज अ टेस्ट ऑन दिस संडे. कौन से टॉपिक का टेस्ट है इस बार संडे को तुम्हारा? एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है. तो हो गया ना सारा डिस्कस, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना, दे देना फिर से टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं हम लोग. इस वीक का जो लास्ट होगा ना, मतलब लेक्चर होगा, उस दिन हम लोग कर लेंगे डिस्कस. देखो हमारा लास्ट टॉपिक था कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हमारा लास्ट टॉपिक जो था लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था, इट वाज कोऑर्डिनेट और यू कैन से डेटिव बॉन्ड, राइट? अच्छा, is the voice quality better now? It was better earlier. Was it better now? Was it better earlier or is it better now? Okay, fine. So, see, okay, fine. So let us start. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था, राइट? कोऑर्डिनेट और इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड. You can call it coordinate और dative bond, right? यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि एक तरह से एक अरेंजमेंट है जिसमें एक ऐसा एटम जिसका लेट से खाली ऑर्बिटल है, which has a vacant orbital, and there is another atom which has a fully filled orbital, right? होता क्या है कि जो fully filled orbital है एक एलिमेंट का, वो ओवरलैप कर जाता है vacant orbital के साथ, और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड. होप इट इज क्लियर. अब देखो क्या है, पुराने कन्वेंशन में जैसे कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते थे, SO3. SO3 में ना कुछ ऐसे दिखा देते थे, बट अब देखो एनसीईआरटी का भी जो कन्वेंशन है वो कुछ इस तरह से है. यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाते, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया होगा. सल्फर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, राइट एवरीबॉडी? पेज नंबर किस चीज का बोलूं प्रणव? प्रणव किस चीज का पेज नंबर के लिए बोल रहे हो? प्रणव किस चीज का पेज नंबर? प्रणव किस चीज का पेज नंबर की बात कर रहे हो यार, क्लियर तो करो. उसका पेज नंबर कहाँ से बताऊं मैं? कहाँ पे पेज नंबर तुम जानना चाह रहे हो? अरे ये टॉपिक का पेज नंबर मैं किस बुक से बताऊं? ये आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? ये मैं बुक से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ये तो मेरा अपना सीक्वेंस है. ठीक है, अभी देखो कमिंग टू द टॉपिक, लेट अस से अपने पास सल्फर है. तो देखो सल्फर यहाँ पे न्यू सिस्टम के हिसाब से हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाते हैं. नया जो अपना सिस्टम है उसमें हम ये देख रहे हैं कि 3s2 है, दिस इज 3p4, राइट? तो अब यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसमें दो बॉन्ड बना सकता था.
यदि हम इसको एक्साइट करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, लेट्स से दिस इज 3s, दिस इज 3p, and the electron can be promoted to 3d as well. Now let us talk about second excited state. देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 3s, दिस इज 3p, नाउ दिस इज 3d और 3 ऑर्बिटल खाली। देखो यहाँ पे 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं दे कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे 6 जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, दीज 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। फाइन, 6 half filled orbitals can form 6 covalent bonds। तो अभी नया सिस्टम तो यही है। अब देखो क्या है कंसेप्ट, क्या है, तुमने अभी तक क्या क्या सीखा, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, राइट? ये तो लिखा होगा तुमने लास्ट लेक्चर का, एक तरह से रिवीजन है ये। ये तो लिख लिया होगा ना, लिखना है फिर से? Do you want to write it again? Okay, no, fine। देखो अभी हमने क्या क्या सीखा है, अभी हमने ये सीखा है जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो कैसा बॉन्ड बनाता है एवरीबॉडी? हाफ फील्ड ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा एवरीबॉडी, यस और नो? ओके। और जो वेकेंट और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, जो वेकेंट हैं वो या फिर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, वो किस तरह के बॉन्ड बना सकते हैं एवरीबॉडी? दे कैन पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये जो वेकेंट और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इज दैट क्लियर? अब देखो ऑर्बिटल में, वैलेंस शेल में जो भी ऑर्बिटल है उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो वो हाफ फिल्ड होगा, या फिर वो फुल्ली फिल्ड होगा, या फिर वो वेकेंट होगा। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, जो भी ऑर्बिटल वैलेंस शेल में होगा या तो हाफ फिल्ड होगा, या तो फुल्ली फिल्ड होगा, या तो वेकेंट होगा। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या एवरीबॉडी? से यस और नो? देखो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में, ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल, दे कैन ईदर बी हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और वेकेंट। अब तुम देखो हाफ फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो या फिर वेकेंट हो, सारे ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना? ऑल द ऑर्बिटल्स present in the valence shell can participate in bonding, is that clear or not? चाहे वो हाफ फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो या फिर वेकेंट हो। बट श्रेयस पूछ रहा है कि इट इज नेसेसरी, हाँ श्रेयस, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हाफ फिल्ड ही हो, इट कैन बी हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड एज वेल एज वेकेंट। Vacant orbital can accept an electron pair, a fully filled orbital can donate an electron pair, and half filled orbitals can easily form covalent bonds through overlapping of electrons। I hope it is clear, right? ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ या ना बोलो। जितने भी ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में हैं, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो या फिर वेकेंट हो, वो सबके सब बॉन्ड बना सकते हैं। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग कोवेलेंसी डिफाइन करने वाले हैं, मैक्सिमम कोवेलेंसी एक एलिमेंट के लिए। ये सबने लिख लिया एवरीबॉडी, रिटन और नॉट? ओके, ये टॉपिक हम समझते हैं। देखो पीरियड 1 की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल पे आते हैं वापस। पीरियड 1 में हीलियम और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल है, राइट? तो 1s ऑर्बिटल देखो क्या है, एक ही बॉन्ड बना सकता है ना? अमन राइट इट डाउन, जब हो जाएगा कंप्लीट तो अमन बता देना मुझे, है ना? ओके,
देखो हम बात करते हैं पीरियड 1 की, तो पीरियड 1 में ऑर्बिटल जो भरा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 1s है, ये तो हम सब जानते हैं। एवरीबॉडी से यस और नो। पीरियड 1 में जो एलिमेंट भरा जाता है दैट इज 1s, है ना। तो 1s एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन की ही बात करेंगे, किसी भी तरह के एलिमेंट है, एक ऑर्बिटल से कितना बॉन्ड बनेगा बताओ। यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या हो सकता है? मैक्सिमम कोवैलेंसी एक ही हो सकता है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बना सकता है, समझ में आ रहा है। एक ऑर्बिटल से दो बॉन्ड नहीं बना सकते, एक ऑर्बिटल से एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। नाउ पीरियड 1 की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगी एवरीबॉडी? पीरियड 1 की मैक्सिमम कोवैलेंसी 1 हुई। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या है तो बताओ एवरीबॉडी। पीरियड 1 की कोवैलेंसी एक हो गई, इसमें किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताओ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पीरियड 2। इसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं राइट। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल भरे जाते हैं एवरीबॉडी बताइए, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं? इसमें 2s और 2p भरे जाते हैं। तो 2s एक और 2p तीन। अब बताओ इसमें मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या हो सकता है? चार ऑर्बिटल है ना, चार बॉन्ड बना ही सकते हैं मैक्स टू मैक्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? वो चार बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखो पीरियड 3 की बात कर लेते हैं अपन। पीरियड नंबर 3, पीरियड 3 में क्या क्या ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं? 3s 3p 3d। 3d खाली होता है राइट। यहाँ पे तो 3s में एक, 3p में तीन और 3d में पांच राइट। अब यहाँ पे दिस इज 3d। अब यहाँ पे तो कोवैलेंसी चार के ऊपर जा सकता है ना एवरीबॉडी, यहाँ पे तो कोवैलेंसी चार के ऊपर जा सकता है एवरीबॉडी। 3d खाली होता है यहाँ पे। 3d खाली होगा तो एक्साइड करके भेज सकते हैं ना 3d में एवरीबॉडी। 3d खाली है तो एक्साइड करके 3d में भेज सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर 3d में इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, खाली ऑर्बिटल है। यहाँ पे थ्योरेटिकली इट कैन गो अप टू 9 श्रेयस, थ्योरेटिकली कैन गो अप टू 9। 9 बॉन्ड बनाना ना पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली 9 है, प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली जहां तक जाता है ये, वो जाता है 7 तक। प्रैक्टिकली जो जाता है वो 7 तक ही जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि देखो फास्फोरस के पास, फास्फोरस का मैक्सिमम कितना जाता है एवरीबॉडी? फास्फोरस का मैक्सिमम जाता है 5। क्यों जाता है फास्फोरस का मैक्सिमम 5? देखो नियॉन है 3s2 pp3, तो ऑल्दो इसके पास ऑर्बिटल्स 9 है बट इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो 5 इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो ये कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरेट कर सकता है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी हाफ फील्ड ऑर्बिटल से कितने जनरेट कर सकता है फास्फोरस? 5 ही जनरेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? अब इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी, इसकी जो मैक्स कोवैलेंसी देखी जाती है वो देखी जाती है 5। कहां पे देखो PCl5 हो गया। ये ऊपर वाला लिख लिया था सबने, पहले एक बार लिख लो। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो पहले लिखो सब लोग, पहले इसको लिखो। P2O5 नहीं, H3PO4 is also a good example. H3PO4, H3PO2 likewise. नाइट्रोजन फॉर्म्स, नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। सरायु, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। आई विल टेल यू क्या होता है, प्लीज वेट सरायु, ठीक है। नाइट्रोजन 5 कोवैलेंसी नहीं दिखाता है, 5 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तुमने +5 लिखा है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नॉट कोवैलेंसी। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, 5 इलेक्ट्रॉन लूज तो कर सकता है बट 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। रीजन क्या है? रीजन क्या है? 4 ही ऑर्बिटल है ना, 5 बॉन्ड कहां से बना लेगा वो? रिटर्न यहां तक लिख लिया सबने? रुक तो जाओ, तुमको दिखा रहा हूँ ना अलग अलग एलिमेंट्स के लिए क्या होता है ध्रुविल, प्लीज वेट। जैसे फास्फोरस के लिए बता रहा हूँ ना मैक्सिमम 5 जा सकता है। 5 कहाँ कहाँ जाता है देखो। PCl5 में 5 चला गया ना एवरी, 5 बॉन्ड बना लिया इसने। देखो दिस इज H3PO4,
यहाँ भी 5 बॉन्ड बना लिया। तो ये 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना पाता क्योंकि 5 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सल्फर। अपन बात कर लेते हैं सल्फर की। इसमें क्या है, नियॉन 3s2 3p4। अब देखो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरेट कर सकता है ना ये। 3s में एक हाफ फील्ड रखेगा, फिर 3p में 3 हाफ फील्ड और इधर 2, ठीक है, 3d में। अब इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अर्थ रिटर्न। अर्थ लिख लिया तुमने? ओके, तो अब देखो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी नॉर्मली 6 तक जाती है। इसकी मैक्स कोवेलेंसी जो है चली जाती है 6 तक। सॉरी, मैंने 4 लिख दिया। समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लोरीन। तो अपन क्लोरीन की बात कर लेते हैं। 3s2 3p5 हो गया। क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम लोग, 3s2 3p5। तो अब देखो यहाँ पर कितने खाली ऑर्बिटल जनरेट कर सकता है ये? 3s में 1, 3p में 3 और 3d में कितने बताओ? 3। इसकी मैक्स कोवेलेंसी कितनी हो सकती है एवरीबॉडी? इसकी मैक्स कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 7। अब जो हमने बोला है 7, क्या सब एलिमेंट के लिए 7 थोड़ी है मैक्सिमम? एवरीबॉडी, सब एलिमेंट के लिए 7 है क्या मैक्सिमम? सारे एलिमेंट्स के लिए 7 तो है नहीं। फास्फोरस के लिए तो 5 ही है, सल्फर के लिए तो 6 ही है, क्लोरीन के लिए 7 है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ये जो एलिमेंट्स अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर सकते हैं इनको बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। These compounds are called hypervalent compound because यहाँ वैलेंसी एक्सीड हो जाती है। लिख लो पहले तो। Everybody done? Okay. अब देखो क्या है, the compounds in which an element exceeds its covalency beyond 4, ठीक है, are called, write it down, okay. Compounds in which an element exceeds its covalency beyond 4 are called, क्या बोलते हैं इनको? They are called hypervalent compounds. Everybody, is that clear? उन compounds को क्या बोलते हैं? Hypervalent compounds बोलते हैं। And the octet is called expanded octet. जो octet होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं expanded octet. Everybody, is that clear? Octet को क्या बोलते हैं? Expanded octet. अब देखो क्या है, इसका हमने यूज क्या सीखा? हमने पीरियड 2 की बात पीरियड 3 की, हम पीरियड 4 की बात करते हैं क्या? एवरीबॉडी, पीरियड 4 की बात करेंगे क्या? पीरियड 4 पीरियड 5 की नहीं। यहाँ से एक्चुअली क्या है, द मेटेलिक कैरेक्टर स्टार्ट्स डोमिनेटिंग। यहाँ से मेटलॉइड बनने लग जाते हैं। द मेटेलिक कैरेक्टर स्टार्ट्स डोमिनेटिंग कहां से? ग्रुप्स कहां से बताओ? 13 to 16। रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। 17 में ऐसा नहीं होता, देखो 17 में नॉन मेटल जैसा ही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट 13 से 16 में ही देखने को मिलता है। इसीलिए द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड decreases
tendency to form covalent compound decreases, and the tendency to form ionic compounds will increase. Everybody, is that clear or not? Everybody, ये बात समझ में आ रही है? नीचे जाने पे फिर क्या होता है? आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है. मैक्सिमम कोवैलेंसी नॉर्मली पीरियड नंबर 3 में ही देखने को मिलती है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मैक्सिमम कोवैलेंसी इज नॉर्मली ऑब्जर्व्ड इन पीरियड 3. जैसे तुम देखो ना, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद जर्मेनियम तो मेटलॉइड जैसा बिहेव करने लग जाता है, राइट? और उसके बाद देखो एसएन, टिन तो वही होता है, मेटल ही होता है. मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है ना, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन पीरियड 3. पीरियड 3 वालों के सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, और ज्यादातर पीरियड 3 वाले एलिमेंट्स ही सेंट्रल एटम होते हैं. समझ में आ रहा है? सेंट्रल एटम पीरियड 3 वाले एलिमेंट्स रहते हैं ज्यादातर. जनरली इनर्ट पेयर इफेक्ट पीरियड 5-6 में दिखता है, बट नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ता है ना श्रेयस. मेटेलिक कैरेक्टर तो डोमिनेट करने लग जाता है ना, तो वो भी वहां पर मेटेलॉइड्स बनने चालू हो जाते हैं. रिटर्न. ओके, अब देखो हम आगे बढ़े थोड़ा, तो हमने ये सीखा कि मैक्सिमम कोवैलेंसी, जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन पीरियड 3. ये सबको समझ में आ रही है बात? जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो पीरियड 3 में देखने को मिलती है. ग्रुप 17 में मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है श्रेयस. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर नहीं आता. वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज तो होता है, तो फिर भी मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ नहीं जा पाता है. ठीक है? ग्रुप 17 हैज हाईएस्ट जेड इफेक्टिव इन द इंटायर पीरियोडिक टेबल. हर पीरियड में मैक्सिमम जिसका जेड इफेक्टिव होता है वो ग्रुप 17 में है. उसमें क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज तो होता है, बट वो मेटेलिक की पास नहीं जा पाता. देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ये समझ सकते हो एवरीबॉडी. BF4 माइनस बन सकता है क्या? BF3 को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा F माइनस, तो BF4 माइनस बन जाएगा ना एवरीबॉडी? बन सकता है. ओके. अच्छा, BF6 2 माइनस बन सकता है क्या, या 3 माइनस? एक F माइनस के कारण इसके ऊपर BF4 माइनस आया, एक F माइनस दिया ना इसने, तो इसके ऊपर माइनस बनाया. देखो 3 F माइनस दे देंगे तो क्या आ जाएगा? F माइनस, F माइनस, F माइनस. तुमने 3 F माइनस दे दिया BF3 को, तो ये क्या आ जाएगा एवरीबॉडी? BF3 6 माइनस, सॉरी BF6 3 माइनस. ये तो बन जाता है. ये बनेगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये बनेगा क्या? एवरीबॉडी ये बनेगा या नहीं? इज दिस कंपाउंड पॉसिबल? जैसे Na3BF6 इस तरह का कंपाउंड बनता है क्या? ये नहीं बनता है. पता है क्या रीजन है? रीजन क्या है? क्योंकि बोरॉन हैज ओनली 4 ऑर्बिटल्स इन दी वैलेंस शेल. वैलेंस शेल में सिर्फ 4 ऑर्बिटल हैं, और 4 के बाद कोई भी एक्सेप्टेंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल है ना, 4 के ऊपर नहीं जा सकता. ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसमें किसी को डाउट है? बोरॉन के पास 4 ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये इस तरह का कंपाउंड नहीं बना सकता. इसमें किसी को डाउट है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो. इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें समझ में आना ही चाहिए. सबने लिख लिया?
Everybody done? ओके, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा है उसका और क्या यूज है। इस तरह का कंपाउंड बन सकता है क्या, AlF6 3 माइनस, मतलब तुम 3F माइनस जो है एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड AlF3 को दे दो, तुम्हें बन जाएगा AlF6 3 माइनस, इसका आयनिक कंपाउंड होगा Na3AlF6। एवरीबॉडी ये पॉसिबल है क्या? एवरीबॉडी ये पॉसिबल है, इस तरह का कंपाउंड बन सकता है? एवरीबॉडी इस तरह का कंपाउंड बन सकता है? जी हाँ, ये कंपाउंड बन सकता है कि एल्यूमिनियम जो है उसके पास ऑर्बिटल्स हैं 3s 3p एंड 3d, ये अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकता है। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है बात? इसके वैलेंस ऑर्बिटल क्या हैं? इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं 3s 3p एंड 3d। अब 3d में इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना एवरीबॉडी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एल्यूमिनियम जो है इस तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम इस तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, बट बोरॉन नहीं बना सकता। इज दैट क्लियर? लिखते जाना है ना। दिस इज कॉल्ड क्रायोलाइट। हाँ अमन, इसको क्रायोलाइट बोलते हैं, ये एक्चुअली एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का एक ओर होता है। ओके, अब मैं कुछ सवाल तुमसे और पूछूंगा। PCl5 बन सकता है? PCl5 यहाँ फास्फोरस की 5 वैलेंसी है, बन सकता है। क्या NCl5 बन सकता है? एवरीबॉडी NCl5 बन सकता है? नहीं बन सकता, ये समझ में आया? क्योंकि इसके पास 2s 2p 4 ऑर्बिटल हैं टोटल, और इसके पास 3s 3p 3d बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ पे 2s 2p सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे है 3s 3p 3d, 4 से ज्यादा ऑर्बिटल यूज कर सकता है ये। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, लाइकवाइज हम और भी कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास इस तरह के कंपाउंड तो बन ही सकते हैं। अच्छा ये बताओ, सरायु ने सवाल पूछा था, तुम्हारे पास एक कंपाउंड है N2O5, N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एवरीबॉडी? AlF6 में 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा? हाँ 6 बॉन्ड बनेगा ना, 3 कोवलेंट होंगे और 3 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है आदित्य? देखो ना दिखाया तो है, BF3 जैसा, 3 कोऑर्डिनेट और 3 कोवलेंट। आदित्य इज दैट क्लियर? अरे देखो AlF3, तुम्हारे पास ये AlF3 है, ठीक है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में F माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3d तो इसका खाली है ना एवरीबॉडी। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ तुम लोगों को। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट AlF3, हम बात कर रहे हैं AlF3 की, ठीक है। AlF3 में एल्यूमिनियम की, एक बात बताओ, AlF3 वाला बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है? एवरीबॉडी ये तो कुछ इंटरमीडिएट है ना इसमें। एवरीबॉडी AlF3 में आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट है? कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कितना? फ्लोरीन का होता है 4, और एल्यूमिनियम का क्या होता है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है एल्यूमिनियम का? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात करें एल्यूमिनियम की, जस्ट मिनट, एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल के बताता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली यदि देखें तो इट इज 1.61। तुम डिफरेंस निकालते हो डेल्टा एक्स, तो वो कितना आएगा?
डिफरेंस कितना आएगा 2.39, ठीक है 2.39, तो इट इज ग्रेटर देन 1.5। हाउएवर जो AlF3 है वो एग्जिस्ट इस तरह से करता है, Na3AlF6, ये इस तरह से नेचर में पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रायोलाइट, ठीक है एवरीबॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं क्रायोलाइट। और ये एक ओर होता है जो कि एल्यूमिनियम का होता है, राइट। एल्यूमिनियम जो है क्रायोलाइट के फॉर्म में पाया जाता है, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ AlF3। इनफैक्ट AlF3 मिलता ही काफी कम। इज दैट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसमें पार्शियल ऐसा क्यों? अच्छा एक्चुअली देखो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हो। सी साइंस में हम लोग ये नहीं बताते हैं कि क्या होगा, जो होता है हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? N2O5 का केस बता रहे हैं, बट किसी बच्चे ने AlF3 का पूछा। N2O5 का अपना एग्जांपल वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। N2O5 we will discuss that. Coming to AlF3, यदि एल्यूमिनियम की कंपाउंड्स की बात करें, एल्यूमिनियम कंपाउंड जो ओर मिलता है एल्यूमिनियम का, पहला ओर होता है बॉक्साइट Al2O3, तुमने नाम सुना होगा एवरीबॉडी, बॉक्साइट का नाम तो सुना है ना। हाँ, और बॉक्साइट के साथ भी वो कुछ रहता है, बॉक्साइट की भी तुम बात करो ना तो बॉक्साइट कुछ इस तरह का होता है Al2O3.XH2O, Al2O3.X6O। एक्चुअली Al3+ की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, Al3+ की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसकी काफी टेंडेंसी है कोवेलेंट कंपाउंड टाइप बनाने की। जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है ना वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझते हो एवरीबॉडी? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझते हो? जैसे इस तरह का कंपाउंड है Al2O3.XH2O, इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको अट्रैक्ट कर रहा है Al3+ ही ना। अब जैसे कि कुछ आयंस इस तरह के हो गए, मान लो Be2+, ठीक है, ठीक है, Mg2+ भी एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है, वो भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। Fe2+ हो गया, Al3+ हो गया। तो इनकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि इनको, इनके बॉन्ड को हम ज्यादातर आयनिक तरीके से नहीं कोवेलेंट तरीके से ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखते हैं, ये एग्जैक्ट डिटेल्स तुम पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके एक चैप्टर होता है उसमें, ठीक है। तो इसके, इनके जो प्रॉपर्टीज है, जिन आयंस की पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाना चालू कर देते हैं, खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। और उस तरह के बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे बॉन्ड होते हैं जो पानी में जाके भी नहीं टूटते, तो पानी में जाके नहीं टूट रहे हैं इसका मतलब वो किस तरह का बॉन्ड है, आयनिक है या कोवेलेंट है? आयनिक है या कोवेलेंट है? कोवेलेंट है। जैसे AlF3 पानी में बहुत कम घुलता है, तो ऐसे केसेस में इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कोवेलेंट से ही एक्सप्लेन होती है, इसलिए हम इनको ज्यादातर कोवेलेंट के केस में ही बता देते हैं। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जिनके आयंस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उनकी प्रॉपर्टीज को हम कोवेलेंट की तरह बताते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक कंपाउंड बनाता है क्लोरोफिल, विच इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स, ठीक है, और वो एक कोवेलेंट कंपाउंड टाइप का ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। सो अभी क्या है, जो आयंस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जिन आयंस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उनके केस में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू हो जाता है जो कि आपके क्लास 12th का कोर्स में है, ठीक है। अभी के लिए ऐसा मान लो कि कुछ ऐसे आयंस जिनकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है उनके लिए हम कुछ स्पेशल बॉन्डिंग अज्यूम करते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ज्यादा बनने की टेंडेंसी होती है। इज दैट क्लियर? अब तो मैं नॉर्मल तरीके से मैं समझाऊं यदि, तो AlF3 को भी हम कोवेलेंट के जैसा ही समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेचर में क्रायोलाइट मिलता है, AlF3 मिलता ही नहीं। ऑब्वियसली इस तरह के कंपाउंड्स कोवेलेंट, देखो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होता है ज्यादातर हर जगह पे। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अभी तो कोविड काफी पॉपुलर है, ठीक है, फैशन में अभी ट्रेंडिंग है। अभी कोविड के बारे में लोग कैसे पता करते हैं, रिसर्च बेस्ड एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीजें ही लाते हैं ना,
डेटा कलेक्ट करते हैं कि ऐसा करने से क्या हुआ। जो साइंस है वो एक्सपेरिमेंट से आता है, एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे लॉजिक बनाते हैं। यदि वो लॉजिक बाकी चीजों को एक्सप्लेन करता है तो वो साइंस कहलाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? थ्योरी क्या होता है? एक लॉजिकल तरीका होता है कंसेप्ट को प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है? और हर थ्योरी पूरी तरह से भी सही नहीं होता। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी AlF6 पॉसिबल कैसे है, हम इसकी बात करते हैं। देखो, एल्यूमिनियम की चूंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो हम इसके बॉन्ड को कोवेलेंट जैसा ही बताते हैं। कोवेलेंट जैसा क्यों बताएंगे हम यहाँ पर? देखो, क्योंकि कोवेलेंट जैसा ही प्रॉपर्टी है, शो करता है, ज्यादातर केसेस में पानी में जाने पे टूटता भी नहीं है पूरी तरह से। अब AlF3 में क्या है? दिस इज 3s एंड 3p, ठीक है? अब क्या करेगा ये? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, दिस इज लेट्स से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज 3s, दिस इज 3p, हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब इसको यदि कोवेलेंट की तरह ट्रीट करते हैं एवरीबॉडी, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना एवरीबॉडी? यदि हम इसको कोवेलेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये इस तरह का कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो कोवेलेंट जैसी ही होगी ना एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? यदि ये उस तरह का कंपाउंड बना रहा है तो ज्यादातर तो प्रॉपर्टीज कोवेलेंट जैसी ही होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको कोवेलेंट के हिसाब से एक्सप्लेन कर भी देते हैं, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर रिलेटिवली काफी ज्यादा है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। अब AlF6 3- बन रहा है, तो अब देखो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो तो प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह हम बता सकते हैं, ठीक है? ये जो प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरह हम बता सकते हैं। बाकी जो इसमें 3 एडिशनल F मतलब माइनस लिए हैं, उसमें F- क्या कर रहा होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वेकेंट ऑर्बिटल में। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या बना? यहाँ बना 3 कोवेलेंट, इधर क्या बन गया? 3 कोऑर्डिनेट। हाँ, ये इस चीज का थ्योरी है कि बाकी के ऑर्बिटल्स भी क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, वो तुम हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ोगे इसको। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, Be2+, Mg2+, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं उनको। ये भी जो मैंने लिखा है ना, वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है एवरीबॉडी? Be2+B और Mg2+ भी बनाता है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं AlF6 3-। अब तुम ये पूछ सकते थे कि ये 3 पे ही क्यों रुक गया, बाकी के क्यों नहीं ऑर्बिटल्स यूज किया? तो ये हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन होता है, 3 पे क्यों रुका, ठीक है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? हाइब्रिडाइजेशन इसी चैप्टर में है। केमिकल बॉन्डिंग काफी लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से बिना कोई टेंशन लेके बैठे रहो, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, काफी लंबा है। ये लिख लिया सबने? श्रेयस, रिटन? AlF6 पे 3 पे क्यों रुका, ये तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में ही देख पाएंगे। बाकी आ जाते हैं वापस। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय सरायू। सरायू, यू हैड अ क्वेश्चन कि N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या है, राइट? इट वाज योर क्वेश्चन। तो अभी बाकी लोग सोचो, नाइट्रोजन का अपने पास स्ट्रक्चर है N2O5। देखो, N2O5 कुछ इस तरह का होता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये हमारा टॉपिक है, हम अभी कोवैलेंसी डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अभी हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोवैलेंसी क्या होता है हम उसको सीखते हैं, और हम कोवैलेंसी का यूज कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो कोवलेंट कंपाउंड में एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है हम वही सीख रहे हैं। इससे ज्यादा चीज यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग थियरी लगती है। दैट क्लियर? अभी हम सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी इतना ही आता है, हमने इतना ही सीखा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
आगे जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे हमें आगे चीज जानकारी मिलती जाएगी। अभी सिर्फ हम कोवेलेंसी पे ही बात करेंगे, कौन सा कंपाउंड में किस तरह का बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा डिटेल हम नहीं कर पाएंगे डिस्कस। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है हम ये बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कितनी कोवेलेंसी जा सकती है, हम ये बता सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इससे ज्यादा हम कुछ बता नहीं सकते हैं। इज दैट क्लियर? हमने अभी तक इतना ही सीखा है। Okay, now talking about the compound N2O5. Let us talk about the compound N2O5. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। Is that clear? Everybody, is that clear that its oxidation state is +5? Okay. Now coming to, हाँ वो ऑक्सीडेशन स्टेट है अमन, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज यहाँ हम बात कर ही नहीं रहे, फॉर्मल चार्ज एक अलग टॉपिक होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। दैट क्लियर? चार्ज नहीं है वो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चार्ज होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है, मानते हैं कि सारे पोलर बॉन्ड्स जो भी हैं में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ अब देखो नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये स्टेट हम कर दें तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। एवरीबॉडी, यहाँ पे कोवेलेंसी 5 हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? 5 पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है पॉसिबल। अब हम इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? हम इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए ये बता देंगे कि नाइट्रोजन देखो 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। एवरीबॉडी, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है ना नाइट्रोजन। हम ये बोलेंगे कि नाइट्रोजन क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इज दैट क्लियर? अभी इसके 4 ऑर्बिटल में काम चल जाएगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? 3 ऑर्बिटल यूज करने के बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब हम क्या समझा रहे हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले एक बार सुन लो इसको, क्या है मतलब इसका। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यदि हम बात करें इसकी हीलियम 2s2 2p3, अब देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले के 3 बॉन्ड देखो 1 2 3 तो इसने आराम से बना लिए। एवरीबॉडी, पहले के 3 1 2 3 आराम से बना लिए ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब ऑक्सीजन क्या करेगा? अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4। 2s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कुछ इस तरह का रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब इनके बीच की यदि बॉन्डिंग करनी है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन वही देगा। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे देगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इस तरह का बॉन्डिंग हम यहाँ पे समझाते हैं, जिससे हम 4 बॉन्ड्स के थ्रू यानी 4 ऑर्बिटल्स के थ्रू ही हम इसकी कोवेलेंसी बता देते हैं, क्योंकि ये 5 बॉन्ड्स बना ही नहीं सकता। ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो, ये प्रमोट कहाँ करेगा, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। अब N2O5 बनता है ये सबको पता है, N2O5 बनता है ये सबको पता है, क्योंकि N2O5 तो कंपाउंड मिल गया। अब N2O5 कंपाउंड यदि मिल गया है, उसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यही एक तरीका बचा है। There is no other possibility। हम ये बताएं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और बेसिकली N2O5 बन जाएगा आज 4 बॉन्ड से ही। फिर पहले इसको सब लोग लिखो तो, राइट इट डाउन फर्स्ट। हमने ऐसे समझा दिया कि 3 कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट, नाइट्रोजन कैसे 4 वैलेंसी से काम, 4 ऑर्बिटल से कैसे काम चला रहा है। 4 ऑर्बिटल से ये ऐसे काम चला रहा है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 ऑर्बिटल से ऐसे काम चला रहा है कि 3 कोवेलेंट है और एक कोऑर्डिनेट है। इसको मैं समझाऊंगा फिर से, एक बार लिख लो। दोनों नेगेटिव चार्ज होता है क्या? अमन, किस नेगेटिव की बात कर रहे हो तुम? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अनम्यूट यू, यू जस्ट टेल मी। बोलो। सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव होता है ना सर? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम्स होते हैं, चार्ज नेगेटिव कैसे होगा?
सर O-2 होता है ना सर? नहीं, वो -2 तो तब होगा जब मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर नहीं ऑक्सीजन O-2, हाँ सर ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा ना, और नाइट्रोजन क्योंकि कम हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। हाँ सर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो इस बात पे डिपेंड करता है कि सर तो बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 हो जाएगा क्या? वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और ओके। वैलेंसी सेम चीज नहीं है। हाँ सर। एवरीबॉडी ये सबको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी सेम चीज नहीं है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी सेम, दोनों सेम चीजें हैं। एवरीबॉडी, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी सेम चीज है? पहली चीज तो ये वो सेम नहीं है। ओके। दूसरी चीज, वैलेंसी क्या होता है? एवरीबॉडी, वैलेंसी क्या होता है? एवरीबॉडी, वैलेंसी ये होता है जैसे आयनिक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया, वहां से आयनिक में तो सेम हो जाएगा। आयनिक के लिए सेम होगा, एवरीबॉडी आयनिक बॉन्ड के लिए सेम होगा, बट कोवेलेंट के लिए सेम होगा क्या? एवरीबॉडी, कोवेलेंट के लिए सेम होगा? कोवेलेंट के लिए सेम नहीं होगा। दूसरी चीज जो हमें ये समझनी है, ठीक है, कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो दो एलिमेंट्स के बीच का निकालते हैं। जैसे नॉर्मली नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज तो तब होगा ना जब नाइट्रोजन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। दैट क्लियर? जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कोई एक पहलवान है क्योंकि लेट से तगड़ा है, बट उससे ज्यादा कोई तगड़ा आ गया तो वो मार खाएगा ना। पिछले केस में जो उससे कम तगड़ा था उसको पीट रहा था, वो मार खा रहा है। चीजें रिलेटिव होती हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका सीक्वेंस मैंने बोला था याद करने के लिए, इट इज फोन कॉल। दैट क्लियर और नॉट? ओके फाइन। एक पोलर कंपाउंड है ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि भैया यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 4 ऑर्बिटल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से आयनिक बनता है या कोवेलेंट? देखो एवरीबॉडी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आयनिक बॉन्ड बनता है क्या, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि बॉन्ड कैसा होगा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे बताते हैं। दैट क्लियर? okay, now coming to this compound. Everybody, now coming to this compound that is N2O5। हम बात कर रहे हैं N2O5 की। ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन के पास तो 4 ही ऑर्बिटल है, 5 बॉन्ड कहां से बनाएगा? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? नाइट्रोजन के पास 4 ही ऑर्बिटल है। ऐसा समझ लो नाइट्रोजन के पास 4 हाथ है, ठीक है, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इज दैट क्लियर? आर्यन बोल रहा है ऑक्सीजन का वैलेंसी फुलफिल कैसे नहीं हुआ? ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गए ना। देखो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, 2 और 6 8। नाउ कमिंग टू सी, लेट अस कम डाउन टू दिस क्वेश्चन। नाउ नाइट्रोजन के 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, 4 ऑर्बिटल है। तो अब नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इसको एक्साइट करना पड़ जाएगा जो कि आगे ऑर्बिटल नहीं है। इज दैट क्लियर? डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, इस बात के लिए क्लियर है कि एक्साइट करके कुछ आगे ऑर्बिटल ही नहीं, एक्साइट कहाँ करेंगे? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो एवरीबॉडी, ये कंपाउंड बनता है, N2O5 बनता है, N2O5 मिल गया, N2O5 सॉलिड होता है। अब ये कंपाउंड बनता है तो इसमें कैसी बॉन्डिंग होगी ये हमें समझाना है, इस चैप्टर में हमें ये सीखना है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि अब जो पॉसिबिलिटी बनता है इस कंपाउंड को बनाने के लिए, यही बनता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए।
और कोई पॉसिबिलिटी है एवरीबॉडी? यही पॉसिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। तो हम ये बताते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है वो इसको खाली करके इसमें दे देगा। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। भावेश एक बात बताओ, तुम पूछ रहे हो कि N2O5 पे कोई चार्ज होता है या नहीं होता है। एक बात बताओ, नमक तुम्हारे घर में होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज होता है? खाने में खाते हो ना रोज नमक वगैरह, उसके ऊपर चार्ज होता है? हमारी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज है? ये कोवलेंट कंपाउंड ही हो। ह्यूमन बॉडी इज अ कोवलेंट कंपाउंड। नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड मान लो कोई H2SO4 है, उसके ऊपर चार्ज होगा? N2O5 के ऊपर कोई चार्ज होगा क्या? तुम्हारे ये सवाल है N2O5 के ऊपर चार्ज होता है या नहीं। बेटी N2O5 के ऊपर क्यों चार्ज होगा भाई? नहीं होगा चार्ज। इज दैट क्लियर? चार्ज किसी कंपाउंड के ऊपर तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा। N2O5 ने इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर ट्रांसफर किया है, देयर इज नो नेट चार्ज। दैट क्लियर और नॉट? सिद्धेश इज आस्किंग व्हाई सो। कि ऑब्वियसली एटम्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कोई बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन देगा तभी चार्ज आएगा। अच्छा, समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक घर है जिसमें एक मम्मी है, एक पापा है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस किया 2 चाइल्ड पॉलिसी। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन, बच्चे ने अपने फादर से 100 रुपए मांगे। ठीक है, फादर ने उसको 100 रुपए दे दिए। अब क्या घर के ऊपर ओवरऑल उधार आया क्या? एवरीबॉडी, घर के ऊपर कोई ओवरऑल कर्जा वगैरह आया? नहीं आया। मान लो बच्चे ने लेट से 1000 रुपए मांगे या फिर 10,000 मांगे। अब 10,000 उसके फादर के पास सपोज नहीं थे, उन्होंने कहीं बैंक से या फिर किसी और से लेकर के बच्चे को दिया। अब घर के ऊपर उधार आया, कर्जा आया। वो चार्जेस भी उसी तरह से है ना। चार्जेस में मान लो N2O5 है, ये एक कंपाउंड बना रहे हैं, सो दे आर लाइक फैमिली, दे स्टे टुगेदर एंड जनरेट अ कॉमन प्रॉपर्टी, राइट। जब वो खुद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर खुद के बीच में हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन बाहर को जा रहा है, तो चार्ज कहां से आएगा? अरे ये तुम लोग को समझ में वाकई नहीं आता या फिर मजे लेते हो? ये बताओ। Okay, is it clear now? Fine, so now I hope it is clear. So that was the case of N2O5. Okay, अब आगे बढ़ सकते हैं। I hope you have understood the concept of covalency, how to count the number of covalent bonds and maximum number of covalent bonds that can be found by a particular molecule। ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी अब। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने सीखा कि क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कब बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या होता है कोवेलेंसी, क्या होता है मैक्सिमम कोवेलेंसी। ठीक है, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन एंड कोवेलेंसी में क्या डिफरेंस है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम ये मानते हैं कि पोलर बॉन्ड तोड़ दो, पोलर बॉन्ड तोड़ने के बाद जो चार्जेस आए दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कोवेलेंसी हम बॉन्डिंग के बेसिस पे देखते हैं कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने। दैट क्लियर श्रेयस? ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं है, वैलेंसी के लिए हमें मतलब है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे बॉन्ड हम आयनिक मान लेते हैं। इज दैट क्लियर? जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वी अज्यूम ऑल द बॉन्ड्स आर आयनिक।
ठीक है, और हम कोवेलेंट तभी मानते हैं जब दोनों सेम एलिमेंट। बट जब हम कोवेलेंसी निकालते हैं तो हम एक्चुअल चीज जो होता है उसके बेसिस पे जजमेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन कंप्लीटली आयनिक कंसेप्ट के बेसिस पे चार्जेस निकालता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालते हैं तो सब मानते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड्स आयनिक हैं। ओके फाइन, सी नाउ देखो हमारा जो प्राइमरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो है, पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हमने तो अभी इंट्रोडक्शन लिखा है, कुछ चीजों के बारे में पढ़ा है, लाइक व्हाट इज बॉन्ड पेयर, व्हाट इज लोन पेयर, ये सब सीखा है। फिर हमने सीखा है कि बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट काम क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा, इस मतलब स्टार्ट किया था, रूल्स फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर। वापस आ जाते हैं उसी के ऊपर, क्योंकि अब हमको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हमें पता है ना, अब तो सबको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। okay. अब जैसे बात क्या है यहाँ पर, जैसे हमने सेंट्रल मेटल बताया था, सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट सबको समझ में आ गया? सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा एवरीबॉडी? जो ऑक्टोपस टाइप का प्राणी होगा, जिसके बहुत सारे हाथ होंगे, राइट? मतलब जो सबको पकड़ सके, जिसके बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बन सके, जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम हो। और हमने एक और चीज बात करी थी कि ये बहुत ज्यादा आयनिक या फिर मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब देखो तुम्हें पता है कि किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो सकती है, अब तुम उसके हिसाब से बॉन्ड बना सकते हो। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन के तुम 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, तुम्हें पता है कि तुम फास्फोरस के 5 बना सकते हो। दैट क्लियर? एवरीबॉडी से यस और नो? सिमिलरली तुम्हें पता है कि तुम सल्फर के 6 बॉन्ड बना सकते हो, बट ऑक्सीजन के नहीं बना सकते। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि हम कितने बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखो क्या है, सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। अब जैसे PCl5 एक कंपाउंड है, यहाँ सेंट्रल एलिमेंट हमने किसको रखा? यहाँ फास्फोरस को रख दिया हमने। तो अब यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट तुम्हें एग्जैक्टली दिख रहा है कि एक फास्फोरस और 5 क्लोरीन है। यहाँ पर तो ज्यादा बॉन्ड क्लोरीन बना सकता है, बट हमने सेंट्रल एलिमेंट तो फास्फोरस को रख दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक तरह का एक ही एलिमेंट है, तो सेंटर की तरह काम कौन कर रहा है? क्लोरीन, फास्फोरस ना। तो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात भी देखनी पड़ रही है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? हर बार जो ज्यादा बॉन्ड बना रहा है वो सेंट्रल एलिमेंट तो नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज द केस। लाइकवाइज जैसे तुम्हारे पास एक कंपाउंड है IF7, IF7 में इस तरह का कंपाउंड जहाँ पे 2 है, IF7 में तो तुम समझ ही सकते हो ना, कुछ इस तरह का होगा। ये आयोडीन सेंट्रल एटम होगा और ये 5 बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। सबको समझ में आ रहा होगा? तो राइट इट डाउन, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। रिटर्न। ओके फाइन, मूविंग अहेड, आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सल्फर को सेंट्रल एटम रखेंगे, ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी सबको समझ में आ रहा है ये? तो एसिड में OH होगा ग्रुप। एसिड क्या होता है? सी, एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑक्सी एसिड या फिर तुम बोल सकते हो ऑक्सो एसिड, और दूसरा होता है हैलो एसिड।
ठीक है ना। एक होता है ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड और एक होता है हेलो एसिड। हेलो एसिड मतलब क्या है, HX। हाइड्रोजन जो है एसिडिक प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू हेलोजन। एसिडिक प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू हेलोजन। और ऑक्सी एसिड क्या होता है, एसिडिक H प्लस इज बॉन्डेड टू, इसको बॉन्डेड होगा एवरीबॉडी, ऑक्सीजन को। जैसे ये वाला H प्लस पानी में निकलेगा ना, ये कुछ इस तरह से टूटेगा, SO4 2 माइनस दे देगा और 2H प्लस, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड था, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सी एसिड। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? ओके, राइट इट डाउन। पानी में श्रेयस वही बॉन्ड टूटता है जो सबसे ज्यादा पोलर होता है। O और H बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई इट विल ब्रेक इन वाटर। हमने ये पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल में। और HX बॉन्ड पानी में इसलिए टूट जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोलर है। तो अब यदि ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो ये बेस हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो एसिड होगा। तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ना। एवरीबॉडी डन? नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें बनाना है वो हमें बनाना है H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, इनका नॉमेनक्लेचर का भी एक सिस्टम होता है, वो हम देखने वाले हैं। बट पहले इनका स्ट्रक्चर बनाओ, H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ। डन रजत? सल्फ्यूरस एसिड बताओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पहले ये बताओ रजत, इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा? रजत, इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा? H2SO3 में सेंट्रल एलिमेंट किसको रखोगे? रजत तो जवाब दिया नहीं। हाँ, रजत ने जवाब दिया अभी तो। हाँ, सल्फर, ठीक है। चलो ठीक है, सल्फर को सेंट्रल एटम रखोगे, यानी ये सबके साथ यही बॉन्ड बनाने वाला है। देखो ये सल्फ्यूरस एसिड है तो H तो होगा ना। जरा देखो क्या है, इसके पास कितने लोन पेयर बच गए एवरीबॉडी? देखो 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 हो गए, तो एक लोन पेयर भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ये समझ में आया? ये होते हैं 4 लग गए, 2 बचा, तो 2 से 1 लोन पेयर। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो मैं अब देते जाता हूँ स्ट्रक्चर, तुम लोग बनाते जाओ। देखो ये है H3PO2, ये है H3PO3, ये है H3PO4। दिस इज कॉल्ड phosphoric acid, this is called phosphorus acid, and this is called hypophosphorus acid। इनका नामकरण का एक सिस्टम होता है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर इसके बाद। बट अभी पहले, अभी तो मैं मेन नोटबुक में ही बनाना है, ठीक है आर्यन? मेन जो नोटबुक बनाया हो उसी में लिखो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इज अ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हमारे बुकलेट में नहीं है, बट ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग।
स्ट्रक्चर का नाम का क्या यूज है, आई टेल यू। अभी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, एवरीबॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। एग्जाम पे अभी तुम फोकस करो ना, व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट द एग्जाम। एग्जाम में कहाँ आते हैं, स्ट्रक्चर के नाम होते हैं, वो कैसे रखते हैं, आई टेल यू। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, H3PO2 ड्रॉ कर लिया, ओके। H3PO2 में बताओ पीएच बॉन्ड कितने बनाए, फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाए। भावेश बोल रहा है एक, सरायू इज सेइंग 2। ठीक है, देखो लेट अस स्टार्ट विथ दिस कंपाउंड दैट इज H3PO2। देखो क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, समझ में आया या नहीं आया, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। और यही होता है स्ट्रक्चर। और पॉसिबिलिटी क्या है, तुम यदि ऐसा सोचते हो कि तुम H3 ऐसा कर लोगे, एक लोन पेयर बना दोगे, ऐसा बना रहे हो क्या एवरीबॉडी, ऐसा बना रहे हो क्या। एक्चुअली देखो ऑक्सी एसिड जो होता है ना, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड में एक चीज ध्यान देना होता है। ऑक्सी एसिड में एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तुमने ऑर्गेनिक में शायद स्टार्टिंग में पढ़ा होगा अभी। एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यदि कोई चीज एसिड है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जरूर होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या बोले आप सिखाओगे, मतलब क्या भावेश, क्या बोले, मतलब मैं क्या सिखाऊंगा, वही तो कर रहा हूँ। मतलब कौन सा टॉपिक, अरे यार ये तो बताया ही नहीं। भावेश कौन सी चीज की बात कर रहे हो, बोलो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, अनम्यूट किया मैंने, अनम्यूट हो नहीं रहा है तुम्हारा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जीओसी तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना, जीओसी में होता है, ठीक है रहने दो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज समथिंग विच विल पुल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज समथिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का मतलब क्या है, खींच लेने वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है ऑक्सी एसिड में। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय EWG। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एक ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन लेट से देने वाला एक ग्रुप होता है। देखो ऑक्सी एसिड वो है, जैसे मान लो, एवरीबॉडी ये बात समझने की कोशिश करो, एवरीबॉडी मान लो, एवरीबॉडी इधर ध्यान देना सब लोग। यदि तुम फास्फोरस के साथ एक केस में X लगा रहे हो और दूसरे केस में Y लगा रहे हो, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये OH बॉन्ड है, अब इसको ध्यान से समझना। ये एसिड तब होगा जब ये वाला बॉन्ड A और ये वाला बॉन्ड B में पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी किस में ज्यादा होना चाहिए, A में या B में। पोलैरिटी B में ज्यादा होगा तो ये एसिड होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। पोलैरिटी बी में ज्यादा है तो ये एसिड है। लेट से मैं इसको, यदि फिर से कंफ्यूजन हो रहा है तो आई विल ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। दिस इज एक्स, या फिर मैं ऐसा ही लिख देता हूँ सीधा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो यहाँ इसको मैंने बॉन्ड कर दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से और इसको मैंने बॉन्ड कर दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से और साथ में लगा दिया OH, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड को मैंने बोल दिया A और ये वाला बॉन्ड को मैंने बोल दिया B। और तुम्हें ये वाली बात तो समझ में आई गई होगी कि पोलैरिटी डी की ज्यादा होगी ए से तो ये एसिड है। ऊपर वाला सबने लिख लिया क्या, ऊपर वाला मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा क्योंकि ऊपर वाला पार्ट सबने लिख लिया था।
ठीक है ना? ओके, अब एक बात बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की बढ़ेगी या कम होगी? एवरीबॉडी बताओ। यदि मैंने इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगाया, तो फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? EWG क्या करता है? EWG जनरेट्स, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो क्या जनरेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एलिमेंट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फास्फोरस। ये समझ में आ रहा है? जब वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा एवरीबॉडी, अभी ध्यान से सुनना, जब वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस का बढ़ने लगेगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? जैसे फास्फोरस का जो होता है दैट इज 2.2, क्लोज टू 2.2, और ऑक्सीजन का होता है 3.5। तो यदि तुमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया ना फास्फोरस के ऊपर, यदि तुमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया फास्फोरस के ऊपर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा एंड ए विल बिकम लेस पोलर। ये समझ में आ रहा है? बॉन्ड ए है वो कम पोलर हो जाएगा। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 से यदि 2.3 कर देता है, इसकी पोलैरिटी कम होने लगेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? इसकी पोलैरिटी कम होने लगेगी। तो अब खुद सोचो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो अब तुम सोचो, हम ऐसा बोल सकते हैं जब ये लेस पोलर होगा, तो हम बोल सकते हैं जैसे जैसे ये लेस पोलर होगा, ये जो है इसके टूटने के चांसेस खत्म होने लगेंगे और इसके टूटने के चांसेस बढ़ने लगेंगे, एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। किसी बच्चे ने, शायद प्रणव ने पूछा था एक बार कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है? तुम्हें समझ में आ गया? प्रणव, प्रणव आर यू देयर? तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है? क्योंकि फिर ये वाला बॉन्ड टूटने का टेंशन रहेगा ही नहीं, तो यही बॉन्ड टूटेगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है ये टूटने के चांसेस खत्म होने लगेंगे। मतलब ये बेस की तरह काम कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप यदि सेंट्रल एटम को लगे हुए हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। इसीलिए अब देखो, अब जैसे बात कर लेते हैं, यहां तक तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो अब जरा सोचो, जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है HOCl। HOCl कुछ इस तरह का होता है। Cl के पास 3 लोन पेयर है। लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये बहुत पुअर एसिड है, इट इज वेरी पुअर एसिड। तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे क्लोरीन का तो +1 है। अब तुम बात कर लो लेट्स से HClO2 की। HClO2 कैसा होता है? ये एक देखो, अब लोन पेयर कितने होंगे? 1 2 3 है ना, 2 लोन पेयर होंगे। ये समझ में आ रहा है ना? ये अब थोड़ा बेटर एसिड होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो भी तुम समझ सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। ये थोड़ा बेटर एसिड है। अब देखो क्या है, यदि तुम बात करो HClO3 की, HClO3 की, तो HClO3 में क्या होता है? ये देखो, 1 लोन पेयर, तो ये और बेहतर एसिड होगा। इट इज अगेन अ बेटर एसिड। बट यदि तुम बात करो HClO4 की, तो ये बहुत खतरनाक एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HClO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये बेहतर एसिड कौन है? बेहतर एसिड क्यों है, समझ में आया? तो अब ये जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना इनका, यदि तुम कंपेयर करोगे, तो एसिडिक कैरेक्टर होता है HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, फिर HOCl बोल दो, होता है एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, ऐसे समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। या फिर तुम दूसरा ऐसा समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, और डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ही ग्रुप है,
ऑक्सीजन के साथ किसी का डबल बॉन्ड कर दोगे, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जनरेट हो जाता है। Everybody, is that clear? Everybody, is that clear or not? तो एक्चुअली में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने का मतलब ही है सेंट्रल एटम का कि एसिड बन जाएगा। ऑक्सीजन के साथ यदि सेंट्रल एटम ने डबल बॉन्ड बनाया तभी ऑक्सो एसिड बनता है, वो नहीं तो नहीं बनता। अच्छा ये पहले लिख लो सब लोग, राइट इट डाउन। सबने लिख लिया है? राइट इट डाउन फर्स्ट। ध्रुविल तुम्हारा क्या डाउट है? ध्रुविल तुम्हारा क्या डाउट है? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अरे फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करोगे ऑक्सीजन को, तो फास्फोरस के साथ ऑक्सी एसिड का मतलब समझ रहे हो? ऑक्सी एसिड का मतलब वो पूरे सेट में ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तभी पानी में निकलेगा ना H+ के फॉर्म में, क्योंकि पोलर है वो। अब तुमने क्या सीखा है? फोन कॉल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से दो एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन और हेलोजन। इसीलिए तो दो ही तरह के एसिड होते हैं, ऑक्सो और हेलो। समझ में आया? अब यदि तुम सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे डबल बॉन्ड के साथ, तो वो तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट कर देगा सेंट्रल एटम पर, यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने लगेगा। और वो उस एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो पोलर नहीं रहेगा, तो वो टूटेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो बेस की तरह काम नहीं करेगा, सिर्फ एसिड की तरह ही काम करेगा। आई होप दिस मेक्स सेंस। ये तुम्हें समझ में आ गया? लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ये सबने लिख लिया ना? ओके तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ऑक्सी एसिड में, ऑक्सी एसिड नॉर्मली, ऑक्सी एसिड की बात करें, ऑक्सी एसिड में इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप PWG, ये एक्चुअली में ऑक्सीजन ही होगा, यानी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, यही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स EDG। ये क्या करेगा बताओ? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये समझ में आया? विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे फास्फोरस के साथ तुमने लगा दिया कि ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे लोन पेयर लगा दिया तुमने, यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा और इसका उतना ही है। तो अब ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होने लगेगा ना, अब ये OH के फॉर्म में निकलने के चांसेस बनने लग जाएंगे, OH- के फॉर्म में। Everybody, is that clear? Will decrease X and hence basic character will increase, and hence basic character will increase. ठीक है एवरीबॉडी? लोन पेयर वगैरह क्या करेंगे? देखो ऑक्सी एसिड की जनरली बात करें तो लोन पेयर क्या करता है? एवरीबॉडी लोन पेयर क्या करता है? एवरीबॉडी लोन पेयर क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एसिडिक कम करता है। इज दैट क्लियर? और डबल बॉन्ड O क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और बेसिक कम करता है, राइट? अच्छा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एवरीबॉडी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया तो कोई फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है पता है? हमने पढ़ा था, मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल में आप लोग को याद करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्सेनिक, ये सब ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैंने बोला था कि आपका यूज, इसका काफी यूज है, आपको याद करने के लिए बोला था। ये कुछ नहीं है नॉर्मल, इसका कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या डोनेटिंग इफेक्ट हाइड्रोजन का कुछ नहीं होता।
एग्जैक्टली 2.18 के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 के आसपास। तो हाइड्रोजन कोई खास इफेक्ट नहीं देता है, इज दैट क्लियर? हाँ, एक ही हाइड्रोजन यदि सल्फर के साथ बॉन्डेड है ना एवरीबॉडी, लेकिन हाइड्रोजन यदि सल्फर के साथ बॉन्डेड है, सल्फर में भी सेम होगा। क्लोरीन वगैरह के साथ बॉन्डेड तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, बट क्लोरीन का ऑक्सी एसिड तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। उसमें भी बॉन्ड तुमने देखा ऑक्सीजन वाला है, उसमें कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड था ही नहीं। HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 में तुमने देखा हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड था ही नहीं, हाइड्रोजन का कोई नो इफेक्ट है। एवरीबॉडी डन? सबने लिख लिया? H3PO3 में भी लोन पेयर नहीं होगा। एवरीबॉडी रिटर्न? एवरीबॉडी ये लिखा है या नहीं लिखा है? ओके, now let us come down to the structures H3PO3, H3PO मतलब H3PO2 actually ना। H3PO2, H3PO3, H3PO4, जरा इनकी बात कर लेते हैं। अब बताओ क्या स्ट्रक्चर होगा H3PO2? हमको पता है ये ऑक्सी एसिड होता है, हमको तो ये बात पता है ना, ऑक्सी एसिड होता है ये बनाए, ये बनाए। हम कौन सा बनाए? ये बनाए क्या? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, एसिड ही नहीं होगा एक तरह से, और ये वाला फॉर्म इसका ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? ये स्टेबल भी नहीं है क्योंकि ये वाला फॉर्म इसका है वो एसिड होगा। इज दैट क्लियर? टॉटोमराइज कर जाता है, तुमने टॉटोमराइज तो नहीं पढ़ा होगा, टॉटोमराइजेशन वैसे इस स्ट्रक्चर में टॉटोमराइज भी कर जाएगा। यदि ये बना भी ना तो इट विल टॉटोमराइज इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, नाउ H3PO3। देखो H3PO3 में भी क्या है, ये तो होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें एक H प्लस निकल सकता है तो इसको बोलते हैं मोनो बेसिक। मोनो बेसिक समझ में आया? मोनो बेसिक मतलब समझ में आया? इसको बोलते हैं डाई बेसिक। और H3PO4 इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक। अब इसको ट्राई बेसिक क्यों बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? 3 H प्लस दे रहा है, ट्राई बेसिक बोल रहे हैं। दैट क्लियर? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? 3H प्लस दे रहा है तो ट्राई बेसिक क्यों बोलेंगे? Okay, I'll tell you, please wait. ये लिख लो पहले तो। नॉट डन। एक्चुअली देखो, जैसे तुम्हें पेट में एसिडिटी होती है तो तुम क्या लेते हो? पेट में जैसे एसिडिटी हुई तो तुम क्या लोगे? एंटासिड लेते हो, जो कि एक बेस है। बेस के लिए हम एसिडिटी डिफाइन करते हैं, बिकॉज बेस का काम एसिड को मारने का है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का है। तो मोनोबेसिक का मतलब ये है कि 1 मोल OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए मोनोबेसिक। समझ में आया? जो बेसिक बेस होता है, जैसे H3PO2 इज मोनोबेसिक मतलब 1 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। डाई बेसिक मतलब 2 मोल बेस के लिए काफी है ये। ट्राई बेसिक मतलब 3 मोल बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो H प्लस का काम OH माइनस के साथ रिएक्ट होता है, मतलब रिएक्ट करना होता है। इज दैट क्लियर? तो मोनोबेसिक का मतलब इट विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बेस। डाई बेसिक मतलब इट विल रिएक्ट विथ लेट्स से 2 मोल ऑफ बेसिक बेस। ट्राई बेसिक मतलब ऐसे ही समझो तुम कि एक H प्लस दे रहा है तो मोनोबेसिक, 2H प्लस दे रहा है तो डाई बेसिक, और 3H प्लस दे रहा है तो ट्राई बेसिक। ठीक है। बेसिसिटी का मतलब बेसिकली यही होता है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ
H plus ions released by 1 mole of basicity कैसे डिफाइन करेंगे? Basicity of an acid, number of H plus ions released by 1 mole of acid. ठीक है, in water obviously, in aqueous solution. ओके एवरीबॉडी, अभी तक जो हमने सीखा उसमें डाउट है किसी को? Is that clear or not? ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ओम, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। ये इस ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसका एक सही समय होता है, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओम, इज दैट क्लियर और नॉट? ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये टेस्ट में आया था। कर सकते हो वैसे तो, ये क्वेश्चन है BaO2 plus H2SO4 क्या बनेगा एवरीबॉडी? बेरियम के साथ क्या बनेगा? Ba2 plus and O2 2 minus, पर ऑक्साइड है ना ये। ये क्या देगा? 2H plus and SO4 2 minus, ये क्या बनेगा एवरीबॉडी बताओ? ये बनेगा BaSO4 प्लस, देखो BaSO4 चला गया, प्लस क्या बन जाएगा? H2O2। यही है वैसे, बट बेरियम का है तो इस ब्लॉक में पढ़ सकते हो तो। इज इट क्लियर? क्या क्वेश्चन था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, क्या क्वेश्चन था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रो, फिर से एक बार भेजो, वो स्क्रॉल करने में चला गया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसमें एक सवाल पूछा एक बच्चे ने कि कल के टेस्ट में आया था, तो अब इसमें बताओ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है यहाँ पे? What is the most electronegative element in this question, in this product? ऑक्सीजन। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे -2 है। दैट क्लियर? H2O2 में तो -1 है ना, देख लो। हाइड्रोजन का +1, यहाँ +1, you can write 2x + 2 is 0, so x is -1। यहाँ पे SO4 2 माइनस में -2 होगा। ठीक है ओम, आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अभी अब तक हमने क्या सीखा? स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना एसिड का सीखा है, ठीक है ना? एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना सीखा है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रूल्स ड्रॉ these structures, rules to draw the structure of oxides। देखो ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखना है हमें। ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ज्यादातर जो कंपाउंड्स अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं वो क्या होते हैं बताओ? ज्यादातर जो कंपाउंड अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं वो किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं? ऑक्साइड्स ही होते हैं ना ज्यादातर सॉल्ट्स, क्योंकि मतलब ऑक्सीजन ही मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें क्या करना है बेसिकली? ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए रूल्स देखते हैं। तो एक ऑक्साइड्स बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन ही बहुत सारे के बनाता है, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है? सल्फर भी बहुत तरह के बनाता है, S3O9, लाइकवाइज बहुत सारे हैं। लाइकवाइज हम बहुत सारे कंपाउंड्स के, जैसे फिर क्लोरीन देखो, Cl2O, Cl2O3, Cl2O4, Cl2O5, Cl2O6, Cl2O7, बहुत तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, राइट? और ऑक्साइड्स भी बहुत तरह, ऑक्सो एसिड्स भी बहुत तरह हैं। यहाँ पर हम ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स के लिए कुछ रूल्स देखने वाले हैं, ठीक है?
अब देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक से ज्यादा सेंट्रल एलिमेंट है, यहाँ पे CMA इज ग्रेटर देन 1, मतलब समझ में आया एवरीबॉडी? CMA ग्रेटर देन 1 का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे मान लो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है C3O2 Br3O8, तो यहाँ पे कितना सेंट्रल एलिमेंट होंगे एवरीबॉडी? तब अप्लाई होगा जब CMA ग्रेटर देन 1 है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, CMA ग्रेटर देन 1, जैसे मान लो तुम्हारे पास C3O2 है, जहाँ 3 सेंट्रल एलिमेंट हुआ, Br3O8 3 सेंट्रल एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे भी देखो दो दो सेंट्रल एलिमेंट है। जब सेंट्रल एलिमेंट एक से ज्यादा हो, CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, या फिर सेंट्रल एटम सीधा लिख दो, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ग्रेटर देन 1, सेंट्रल एलिमेंट एक से ज्यादा हो, तो इन रूल्स को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस तरह के भी स्ट्रक्चर्स हमें केमिकल बॉन्डिंग में काफी मिलने वाले हैं, हमें उनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं। सेंट्रल एटम यदि एक से ज्यादा हो तो इन रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें करते क्या है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 देखो, एक तरीका तो ये होता है, स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर ना क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग में काफी आते हैं, बट तुम कितने भी बुक्स पढ़ लो, स्ट्रक्चर तो तुमको रटना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, स्ट्रक्चर में तो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। स्ट्रक्चर यदि बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में किसी भी बुक में कुछ लिखा भी नहीं होता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो रैंडमली एग्जाम में सवाल पूछते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि तुमको आना चाहिए, बट बच्चों को ऑब्वियसली आता थोड़ी है, हमें स्ट्रक्चर जो है वो बनाना बिल्कुल आना चाहिए। रूल 1 क्या है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम Ca is greater than maximum possible oxidation state, मतलब क्या है, यदि जो तुम्हारा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आया मैक्सिमम से कम है, तो तुम क्या करोगे, तुम उस केस में एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाओगे। इसका मतलब क्या है, आई टेल यू। जैसे इसका मतलब आई टेल यू, जैसे तुम्हारे पास है N2O, N2O3, N2O4 और N2O5, यहाँ पे +1 +3 +4 +5। अब बताओ नाइट्रोजन का यदि हम नॉर्मल लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नाइट्रोजन का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। ठीक है, इन तीन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कम आ रहा है, दैट इज 1 3 एंड 4 आ रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम 5 है, इसमें किसी को दिक्कत है? नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5, इज दैट क्लियर? भावेश बोल रहा है कैसे? भावेश, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये मतलब हुआ ना एवरीबॉडी? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर सकता है, तो तुम जब नॉर्मल KLM पढ़ते हो उसमें देखो 2 5, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वैलेंस शेल से नाइट्रोजन? एवरीबॉडी, मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है? 5। ये 5 लूज किया है, ठीक है, मतलब 5 मैक्सिमम लूज कर सकता है। यदि 5 से कम लूज किया है, जैसे कि +1 +3 और +4 है, उस केस में हम एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये रूल पहले लिख लो, देन विल मूव अहेड। लिख लिया सबने? रिटन और नॉट? बाकी लोगों ने लिख लिया? ओके, देखो क्या है, N2O जो स्ट्रक्चर है, N2O, N2O को हम कैसे बना सकते हैं? NNO, समझ में आया? N2O को हमने ऐसा क्यों बनाया एवरीबॉडी, ये समझ में आया? कि नाइट्रोजन इधर 3 बॉन्ड बना दिया है, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट ही होगा, 5 बॉन्ड नहीं दिखा सकते एवरीबॉडी। इज दैट क्लियर? यहाँ 3 दिखाया, यहाँ 2 दिखा सकते हैं क्या? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या ये स्ट्रक्चर बना सकते हो? तुम ये बना सकते हो क्या, ऐसा कुछ बना सकते हो क्या?
ये पॉसिबल होगा नहीं, तो यहाँ पर हम NN बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं N2O3 की। देखो N2O3 में हमने एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया और इस तरह का कुछ किया। यहाँ फिर हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे और यहाँ एक लोन पेयर दिखाएंगे। समझ में आया यहाँ कोऑर्डिनेट क्यों दिखाया हमने? NN बॉन्ड तो होगा, N2O नहीं समझे? N2O में NNO सेंट्रल एटम N है, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ना, यहाँ 5 बॉन्ड बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 4 ही ऑर्बिटल है ना इसके पास श्रेयस। O के साथ 5 साइक्लिक नहीं बनता, साइक्लिक के लिए अलग रूल्स, साइक्लिक कंपाउंड्स बताऊं, साइक्लिक सब नहीं बनाते, साइक्लिक फॉस्फोरस बनाते, साइक्लिक के लिए अलग रूल्स हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सबने लिख लिया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये सबने लिखा या नहीं लिखा? इसमें किसी को डाउट है ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया? तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है तो हमें एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाना है। एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड हमें बनाना है, ये हमें यदि पता हो गया तो हम बाकी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमें 5 से ज्यादा नहीं, मतलब नाइट्रोजन के लिए 4 तक ही जाना है। तो हमने ये सीखा है ना कि बॉन्ड कितने बना सकते हैं हम। एवरीबॉडी इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, नाउ लेट अस से हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है N2O4। यहाँ भी हम N बॉन्ड बनाएंगे। देखो हमें फिर से कोऑर्डिनेट बनाना पड़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, चलो इसको लिख लो। जैसे इतना ही नहीं, ये सबने लिख लिया, आगे बढ़े। ओके, तो अब आगे जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे तुम्हारे पास है H2S2O6, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालो, ये कितना आता है? +5 आता है, राइट? अब जो तुम्हारा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 5, और जो तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 6। तो यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है तो तुम क्या करोगे एवरीबॉडी? सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाओगे ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाएंगे। हमने सल्फर सल्फर बना दिया, क्योंकि ये ऑक्सी एसिड है तो हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाएंगे इसके आसपास, हमें ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये H2S2O6। समझ में आया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? इतना ही नहीं, जैसे ये लिख लो पहले तो, रिटन और नॉट? ओके देन राइट इट। ओके, जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। जैसे तुम्हें बनाना है इनका स्ट्रक्चर Cl2O6, ठीक है, दूसरा है Cl2O5, ये दोनों का बनाओ। सिद्धेश लिख लिया? सिद्धेश रिटन? ओके, जैसे तुम्हारे पास ये दो कंपाउंड है
Cl2O6 एंड Cl2O5, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? पहले इनका ड्रॉ करो, Cl2O6 एंड Cl2O5। ड्रॉ कर लिया सबने? देखो क्लोरीन का मैक्सिमम कितना होता है एवरीबॉडी? क्लोरीन का मैक्सिमम क्या होगा? तुम पुराना कन्वेंशन से लिखो तो 287, तो मैक्सिमम इसका हो सकता है +7। अभी कैलकुलेटेड कितना है? +6 है एंड +5 है। ये रूल एप्लीकेबल होगा ना? ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें क्या करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे Cl बॉन्ड बनाएंगे, राइट? हम Cl2O6 लिखना चाह रहे हैं तो Cl बॉन्ड बनाएंगे। 6 ऑक्सीजन लगाना है तो 3 इस पे लगा देंगे और 3 इस पे लगा देंगे। समझ में आया नहीं आया? उसी तरह से हमें यदि Cl2O5 बनाना है तो हम Cl बॉन्ड बनाएंगे। 5 लगाना है तो एक पे 3 लगाएंगे और एक पे 2 लगाएंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, एक लोन पेयर रह जाएगा अपने पास। Is that clear? Okay, please write down which call है. Hello? Yes. Tell me. Yeah, I'm working on the beta. Okay, fine. I hope लेक्चर 2:30 तक है, सबको पता नहीं है क्या ये लिख लिया सबने? लेक्चर कल्पेश वाज आस्किंग कितने बजे तक है? क्या बोर हो गए हो क्या? 2 घंटे की तो मूवी नहीं रहती है, नींद आने लग गई। 2 घंटे की मूवी होती है वैसे, ये तुम फॉरेन मूवी देखते हो तो वैसे आप 1.5 घंटे का रखने वाले थे। 1.5 घंटे की यार वेस्टर्न मूवीज होती हैं, इंडियन मूवीज 2 घंटे की होती हैं। चलो ठीक है, खत्म कर देंगे, ये लास्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैलकुलेटेड और मैक्सिमम बराबर हैं तो वहां पे हम EO-E बॉन्ड बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी लिंकेज। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सी लिंकेज। मतलब क्या है, देखो मान लो तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर है N2O5 Cl2O7 या फिर H2S2O7 एक्सेट्रा। तो अब इसमें क्या होगा, देखो अब हमने क्या किया था N2O4 में, क्या किया था हमने, यहां ऐसा कुछ बना दिया था। अब हम क्या NN बॉन्ड में ऑक्सीजन कहां फिट करेंगे? अब तो बीच में ही फिट करेंगे ना एवरीबॉडी, कोई ऑप्शन है? और ऑक्सीजन आ गया तो हम कहां फिट करेंगे इसको? बीच में ही फिट करेंगे, इसलिए ऑक्सी लिंकेज बनाएंगे। उसी तरह से पिछले केस में भी देखो, 3 ऑक्सीजन फिट कर दिया, अभी एक और फिट करना है, अब कहां फिट करेंगे एवरीबॉडी? बीच में ही फिट करेंगे ना। बात समझ में आ रही है? अब कहां फिट करेंगे? बीच में ही फिट करेंगे, कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। इसीलिए यदि ऐसा कंपाउंड होगा तो हम ऑक्सी लिंकेज बना देंगे। ये लिख लो सब लोग। सिद्धेश इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। सिद्धेश क्या दिक्कत हो गई? ये तो रूल है ना। तुम्हें एक बात बताओ, इसके मान लो 5 ही हाथ हैं, फिर भी इसको अकोमोडेट करना है, क्या करोगे बताओ? इसको बीच में डाल दोगे, एक इधर से पकड़ लेगा एक इधर से पकड़ लेगा। दैट क्लियर और नॉट? मान लो देयर इज बॉय 1 बॉय 2, ठीक है, इनके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। तो अब इसको 2 दे दिया, ये मान लो O1 है, फिर इसको 2 दे दिया, ये मान लो O2 है, ठीक है, फिर ये इसको दे दिया O3, ये इसको दे दिया O4।
अब इन दोनों के पास एक एक देने के लिए है और इसको 2 चाहिए O5 को, तो इस क्या करें, दोनों मिलके एक एक दे देंगे। और कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं सिद्धेश, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो स्ट्रक्चर तो वैसे बनाएंगे ना जहां सेटिस्फाई हो सके। अब तुम्हें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसके लिए मैं रूल्स बना दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। नहीं तो तुम हीट एंड ट्रायल करके देखो कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वही एक तरीका होता है। वो तुम्हें तकलीफ ना हो इसके लिए मैंने रूल्स बनाए हुए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, ताकि तुम्हें ड्रॉ करना थोड़ा आसान लगेगा और चीजें तुम्हारे लिए रिलेटिवली आसान होंगी, समय बचेगा तुम्हारा। Everybody is that clear now? Everybody is that clear or not? Okay, fine. Suppose there is another compound like K2Cr2O7. ये रूल 2 था, रूल 2 नहीं लिखा है मैंने, रूल नंबर 2, हाँ रूल 2 लिख दो इसको, रूल नंबर 2, ठीक है। मान लो ये है कुछ कंपाउंड है K2Cr2O7 which is like 2K plus and Cr2O7 2-। देखो ये तो एक कंपाउंड है, इसमें भी Cr देखो +7 आता है ना, इसमें क्या करना है तुम्हें, माइनस करना है, ठीक है। एक CrO- यहाँ कर दो, एक CrO- यहाँ कर दो, दिस इज डाइक्रोमेट आयन Cr2O-। समझ में आया, यहाँ पे हमने ऑक्सी लिंकेज बनाया है। एवरीबॉडी इज इट क्लियर और नॉट? इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए रूल्स इस तरह से तुम्हारे लिए बनाए ताकि तुमको बनाना आसान पड़े। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका तो यही है ना कि किसके कितने हाथ है, उसके हिसाब से सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसमें तो काफी टाइम लगेगा। दूसरा तरीका है कुछ रूल्स बना दे ताकि बनाना आसान हो जाए, स्ट्रक्चर टाइम बच जाए। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दीज रूल्स टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। ठीक है, आज हम लोग जितना पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक और रूल है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट लग जाएगा, अपने पास 10 मिनट ही है, ठीक है। एक और रूल है, रूल 3। मान लो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, वो वाला एक केस बचा है, वी विल कंसीडर द सेम इन द नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास में देखो एवरीबॉडी हमने क्या क्या सीखा है। आई हैव टू, ये लिख लिया सबने, ये सबने लिख लिया। देखो तो आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा है एवरीबॉडी। आज की क्लास में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, याद करो टॉपिक क्या था पहला अपना। हाँ, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से स्टार्ट किया था, राइट। हमने K+ कहाँ बॉन्ड बनाएगा, अरे आदित्य K+ बॉन्ड नहीं बना रहा है, K+ आयनिक बॉन्ड बना रहा है। जरा समझने की कोशिश करो, K+ के केस में यहाँ पे K+ कटायन होगा और डाइक्रोमेट, तो रूल 1 में तो अलग ही होगा ना सुमति, रूल 1 में तो अलग होगा। रूल 1 अलग केस के लिए था, रूल 2 अलग केस के लिए है। रूल 2 तो तब यूज करेंगे जब कैलकुलेटेड मैक्सिमम से कम हो, रूल 1 तब यूज करेंगे जब रूल 2 तब यूज करेंगे जब कैलकुलेटेड मैक्सिमम के बराबर हो, रूल 1 तब यूज करेंगे जब कैलकुलेटेड मैक्सिमम से कम हो। इज दैट क्लियर सुमति? यहाँ पे ये कर लो, लेस कर लो, लेस 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 कर लो, ठीक है समझ गया मैं। मेक इट लेस, make it less. Calculated oxidation state of central atom is less than maximum, ठीक है। Calculated oxidation state is less than maximum. हेलो, हाँ बोलिए। तो साई खेड़कर हॉस्पिटल के पास आना है, नहीं उसी के पास, वो एड्रेस वहां पे आपको मटल हाउस मिलेगा, उसके बगल में पसाईदान किराना है, उसी से आना है। एवरीबॉडी करेक्शन कर लिया सबने? ठीक है, हाँ मतलब वो लेस देन वाला ही केस था, वो मैंने गलती से लिख दिया ग्रेटर देन, वो लेस देन ही है। जैसे ये सारे केसेस हमने कंसिडर किए जो कि मैक्सिमम से कम है। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम वाला केस था,
ठीक है ना एवरीबॉडी। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम वाला केस है, फिर ये है कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम के बराबर वाला, ठीक है, ये लिख लो, राइट डाउन। तो और किसी को डाउट है अभी इसमें कुछ, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो पहला केस था क्या, पहला केस था कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम, और दूसरा केस है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैक्सिमम से कम होगा हम लोग एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर होगा एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सी लिंकेज बनाएंगे। जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर होगा तो हम ऑक्सी लिंकेज बनाएंगे, यही रूल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन। तो आज की क्लास में किसी को डाउट है तो बताओ। देखो आज हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है, वैलेंसी के बारे में सीखा है, बहुत एसिड वगैरह के बारे में सीखा है, और बेसिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा है। जो कोई डाउट है आप एक्सरसाइज 1, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 जो है आपकी एक्सरसाइज की, वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है एवरीबॉडी? रूल्स यही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड मैक्सिमम से यदि कम है, मैक्सिमम से कम है तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड, मैक्सिमम के बराबर है तो ऑक्सी लिंकेज। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम से कम में क्या करेंगे एवरीबॉडी? एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड, और मैक्सिमम हो गया तो ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, चलो गुड बाय।